एक्स MLA या MLA एग्जिस्टिंग, इसमें आपके खास दोस्त कौन है आपके? अब हमारे में खास दोस्त देखिए बसुमुद्दीन साहब है मेरे जी, बहुत पुराने। जो मेरे को वक्त वाक़या है कि हम करनूल के अंदर गुरुद्दीन साहब का जलसा था। हाँ, उस वक़्त हम लोग कौसर मुहिद्दीन साहब को, मेरे को, हमारे दूध बड़ी कारपोरेटर साहब सलीम साहब को वहाँ पे भेजे थे इंतज़ामात के लिए। आते वक्त जो है उनका बैग खोल के उनकी लुंगी को वो नदी के अंदर फेंक दिया हमने। उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में एक करनूल के अंदर बहुत बड़ा तूफान आके फ्लड आया था। लेकिन हम कौसर भाई को आज भी सताते, तुम्हारी एक लुंगी का करिश्मा करनूल के अंदर जो है इतना बड़ा तूफान आके कई घरों के अंदर वो हो गए। सालारे मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन सवाले रहमा के वजह शायद हिंदुस्तान की तारीख के अंदर वजह नहीं पैदा हुआ। और बस्ती के बड़े लोग सबको ये बोलते थे कि कोई पार्टी के अंदर काम करना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करिए। कॉर्पोरेटर सीट से आपको MLA की सीट दी गई, ऐसा क्या चीज़ देखे सदर साहब आपने? सदर साहब उस दौर से भी मेरे को देखे हुए है कि मैं साइकिल के ऊपर दारुसलाम को जाता था, साइकिल के ऊपर दारुसलाम को जाता था और जमात का जो भी काम है पार्टी के रिलेटेड कभी हम कोता ही नहीं बने। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं पे भी चले जाओ, दोनों भाइयों का नाम आसानी से पूछते, कहाँ से आए भाई? हैदराबाद। अरे अभी साहब का शहर क्या पूछते? पहले से अब ये चीज़ में कुछ फर्क आया कि अभी पब्लिक को टाइम देने थे? कभी भी हम अपने आप को ना कारपोरेटर समझे ना MLA समझ रहे हैं, बस मजलिस के कारकुन की हैसियत से हम आवाम के बीच में रहना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वैसी रहेगी आवाम की खिदमत में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हैपनिंग हैदराबाद। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद अवैस। ये है हमारी पॉडकास्ट सीरीज़ असली हैदराबाद का दूसरा एपिसोड और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, जनाब मोहम्मद मुबिन साहब। जो लोग मजलिस से वाबस्ता है वो लोग जानते हैं कि जनाब मुबिन साहब ने AIMIM की शुरुआती दौर से कितने काम अंजाम दिए। तो आइए जानते हैं मुबिन साहब की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम मुबिन साहब। सलाम, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं मुबिन साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। गर्मी तो शिद्दत की है अभी, बहुत ज़्यादा गर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मैनेज कर रहे हैं कि आप इतनी गर्मी में भी? करना तो पड़ेगा ना, जी पार्लियामेंट का इलेक्शन है, जी जी। उसमें तो वैसे तो अपने पास बहादुरपुरे पे मोहब्बत की कमी नहीं है मजलिस के लिए, फिर भी आप ये वाले इलेक्शन को कैसा देखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पे हल्का समझ बहादुरपुरे में तो 99% क्या मैं समझता हूँ 100% यहाँ पे जी मजलिस को चाहने वाले हैं। फिर भी हमारी ये कोशिश है कि आवाम तक पहुँचे, हमारा पैगाम आवाम तक पहुँचाए, ये हमारी कोशिश है छोटी सी। और आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी आयद की गई एक MLA की, ये जिम्मेदारी को आप कैसे अंदाज से आप एक्सेप्ट करें और कैसा लेके चल रहे हैं इसको? देखिए पहली बार MLA मुंतखब हुए, जिस वक़्त सदर मोहतरम टिकट का ऐलान करे जी तो मैं खुद ये सोच रहा था कि क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ क्या, जी क्योंकि अचानक ऐलान हुआ कि आप नॉमिनेशन फाइल करो बोल के सदर साहब टेलीफोन करे। जी बस खाली मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगाए थे, मगर मुझको खुद ये पता नहीं था कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ रहा हूँ या मुझको टिकट दिया जाएगा। खाली एक फॉर्मेलिटीज के तौर पे मैं डॉक्यूमेंट्स दिया था और अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब ने 12 बजे पौने 12 बजे कुछ मेरे को टेलीफोन करे, जब उस वक़्त साहब राजस्थान के दौरे पे थे, जी कि बताइए कहाँ हैं आप, मेरे को पूछो। तो मैं बोला कि दारुसलाम में हूँ साहब। और तो अभी इसी वक्त आप जो है जाके अपना नॉमिनेशन को फाइल करिए और आपके जो भी साथ में 2-3 लोग उनको लेके जाइए। जी तो मैं वहाँ से दारुसलाम से मुश्ताक साहब मुझको फॉर्म हवाले करे, बी फॉर्म, जी ये मुबिन भाई आपका पूरा फॉर्म रेडी है जी और आप इसके ऊपर सिग्नेचर्स करिए, जी आप इसको लेके जाइए। तो मुझको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं शायद नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि फिर वहाँ पर हम
जब मंडल ऑफिस को, बहादुरपुरा मंडल को पहुंचे तो हजारों लोग वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा ही सदर साहब ट्विटर के ऊपर डाल दिए जी, तो वहाँ पे हम पहुँचने से पहले अवाम वहाँ पे बहुत मौजूद ज़्यादा थे। ब्रिज के ऊपर मंडल ऑफिस करने जी, जमा हो गई कि अवाम के अंदर नौजवान में ख़ास तौर से जोश था कि आपको टिकट मिला। जी, अल्लाह के करम से जब जाके हम नॉमिनेशन भी फाइल करे, नॉमिनेशन दाखिल करके बाहर आए जी, तो बहरहाल एक अजीब माहौल था कि पब्लिक के अंदर जो खुशी थी जी, कि एक अच्छा सदर साहब। जी, बिल्कुल, हम भी आपको बचपन से देखते आ रहे हैं, हमारे स्कूल में आप एज़ अ चीफ गेस्ट आते थे, जी तो वो टाइम पे हम लोग आपको फूल का हार पहनाते थे वहाँ पे। वो टाइम से देखते आ रहे हैं और आप ही एमएलए के तौर पे जब चुने गए हमारे एरिया से, तो बहुत खुशी की बात थी हमारे वास्ते भी। सर, जी, मुबिन साहब आपका सियासी सफ़र कैसा शुरू हुआ? देखिए सियासी सफ़र जब मैं 86 में जो है एसएससी का एग्ज़ाम, तो अब जब कॉलेज एसएससी पास होने के बाद में मैं जूनियर कॉलेज के अंदर एज ए स्टूडेंट यूनियन का हुँ, जॉइंट हुँ, सेक्रेटरी मुंतखब हुआ। हुँ, हुँ, फिर सेकंड ईयर के अंदर जो है वाइस चेयरमैन स्टूडेंट यूनियन का मुंतखब हुआ 88 89। फिर 89 में जैसा ही कॉलेज ख़त्म हुआ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इब्तदाई का बहैसियत इब्तदाई के सदर की हैसियत से ईगल कुंटे के जब हम यहाँ पे मेंबरशिप करें और इब्तदाई का सदर बना। जी, अल्हम्दुलिल्लाह 89 से इस इलाके के अंदर मैं काम करते हुए आ रहा था हुँ, हुँ, और जब 2002 के इंतखाबात में सदर मोहतरम ने मुझको मौजूदा सदर और हमारे मरहूम सदर सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त मुझको 2002 में टिकट दिए। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे काफ़ी ये तिगलकुंटे के एरिया नए से, नए आगापुरे से आगापुरे से। आगापुरे से फर्स्ट टाइम मेरे को टिकट दिए हुँ, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी सदर साहब की कोशिश थी कि सीट किसी भी तरीके से हासिल करना है। हुँ, हुँ, अल्लाह के करम से 1260 वोटों से हम उस वक़्त इतनी कामयाबी मार्जिन से हासिल जीते। की अल्हम्दुलिल्लाह। उसके फिर बाद नेक्स्ट जी, उसके बाद में फिर 2002 के बाद 2007 तक कारपोरेटर वहाँ पे रहे, जी, आवाम का काम करे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ सुबह में घर से हम जब निकलते तो एरिया में रहते थे हुँ, हुँ, दारुस्सलाम के बाद में बस बल्दिया के ऑफिस को जाना, वहाँ से निकले फिर 5-6 बजे हुँ, हुँ, फिर एरिया में आकर बैठ गए। तो क्योंकि फिर यहाँ से आके वो एरिया में जाना कुछ कंप्लेंट है जी, तो हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, तो लिहाजा रात में 12 बजे तक 1 बजे तक हम वहाँ पर जी, रहकर घर को वापस आते थे। फिर 2009 के अंदर इंतखाबात हुए। 2009 में फिर सदर साहब ने रमनसपुरा का कॉरपोरेटर की अमनस्पा, हैसियत से मेरे को टिकट दिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह काम नौ में भी अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल आवाम के बीच में रहे, काम करे। फिर जब सेकंड टाइम भी फिर रिपीट करे रमनसपुरे को, जी, यानी कि 3 मरतबा कॉरपोरेटर की हैसियत से हुँ, हुँ, बहादुरपुरे में मैं करा। फिर उसके बाद जो है शास्त्रीपुरम का टिकट जी, सदर साहब ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल वहाँ पर भी हुँ, काम हुँ, किए और आवाम के बीच में रहे। जो भी हमारे सदर मोहतरम हिदायत देते थे किस तरीके से हम काम करना है क्या है। अब ये तो हमारे शास्त्रीपुरम का बिल्कुल नया इलाका था, ख्याल है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह के फजल व करम से मिर्ज़ा रहमत बेग साहब मिर्सी साहब और मैं दोनों मिल के सदर साहब ने दोनों को मिला के बोला कि आप दोनों मिलकर अच्छे से अच्छा काम कीजिए। जो उस वक़्त उन्होंने भी इंचार्ज थे राजेंद्र नगर के और एमएलसी नहीं थे उन्होंने, दोनों मिल के काम करे। फिर उसके बाद में उनको एमएलसी बना दिया गया। उसके बाद 3 साल के बाद में जो जब ये इलेक्शन जी, डिक्लेयर हुए तो फिर मुझको बहादुरपुरे से एमएलए का टिकट दिए। तो जी। और मुबिन साहब आप सियासत में तो है ही है और इससे हट के भी आपकी कुछ मसरूफ़ियत है क्या? देखिए मेरे से हट के कोई मसरूफियात नहीं है। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वक्फ़ है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से भी, यानी कि जब मैं कारपोरेटर नहीं था तो मेरा कारोबार था, हुँ, हुँ, यानी कि मेरा डेयरी मिल्क का पार्लर था हुँ, हुँ, और दूध के सेंटर्स थे मेरे विजय डेयरी के, जी, वो कारोबार था। उसके बाद में जो है ज़्यादा
दुकान के ऊपर मैं जब टाइम नहीं दे सक रहा था तो उस कारोबार को मैं वाइंड अप वो कर दे के बिल्कुल अवामी खिदमत के वास्ते जो है इसमें वक्फ कर दी। मुबिन साहब, हम ये भी सुने कि आपके वालिद साहब भी पार्टी में थे, और उनके बारे में कुछ बताइए, उनके कुछ वाक़ये जो आपको याद है ऐसे। मेरे वालिद साहब तो पार्टी में नहीं थे जी मगर वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह GH हमारे वाटर हाउस के अंदर एज ए वर्क इंस्पेक्टर थे वालिद साहब। यानी कि अच्छा जमात से मोहब्बत थी उन लोगों की, यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट थे मगर उसके बावजूद भी जो है जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारनामे, मजलिस की कारकर्दगी की वजह से ज़्यादा मुतासिर थे और आवाम के अंदर यानी कि कभी भी यहाँ चौरस्ते पे बैठे करे तो बहरहाल सिर्फ सियासी बातें ये वो बहरहाल इस तरह का, मगर गवर्नमेंट सर्वेंट थे वालिद साहब। जी जी। मोमिन साहब, आप जब ये इलेक्शन जीत के आए तो पब्लिक के लिए तो सरप्राइजिंग था ही था, आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था ये? मेरे लिए तो बस एक ख्वाब था, समझिए बस। ख्वाब था। मैं जीतने के बाद में भी क्या मैं आज MLA बना हूँ, वो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या मैं कभी मैं ज़िंदगी में या ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं ये मुकाम तक पहुँचूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब की मेरे ख़ास तौर से मेरे ऊपर बहुत बड़ी उनकी मेहरबानियाँ रही हर वक्त, यानी कि जब से मैं सियासी मेरा सफ़र हुआ, जब सदर मोहतरम MLA बने 94 के अंदर, उसके बाद से मैं सदर साहब के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि वो 94 के हालात भी हम देखे हुए हैं। क्योंकि उस वक़्त जब मजलिस के अंदर इल्ज़ामात लगाकर एक घर में भाई भाई लड़ रहा था, वैसे वक्त में भी हम जमात का साथ नहीं छोड़े अल्हम्दुलिल्लाह, और हर वक्त हम सदर साहब के साथ ही रहे और अल्लाह के करम से यहाँ तक जो मुझको पहुँचाएगा कि ये पूरा क्रेडिट हमारे सदर मोहतरम असदुद्दीन अवी साहब का ही जाता है, उनकी मेहरबानी की वजह से। मुबिन साहब, आपका नाम कभी कोई कंट्रोवर्सी या नेगेटिव न्यूज़ में नहीं आया, तो ऐसा अब ये क्लीन इमेज मेंटेन कैसा कर रहे हैं आपने? देखिए, जब हम सदर मोहतरम की ख़ास हिदायत यही होती थी जी कि कोई भी काम करिए आवाम की तकलीफ को दूर करते हुए, यानी कि आप किसी की जुल्म नहीं करना, यानी कि आप पब्लिक के अंदर जब जाएंगे, पब्लिक से जब मुलाकात करेंगे, यानी कि जो हमारे को शुरू से सदर मोहतरम ने हिदायत दी थी, मैं वही आज भी हम उसी चीज़ को मेंटेन करते हुए आ रहे हैं कि हम किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं गए, ना हम किसी मामलात के अंदर दाखिल हुए, क्योंकि हमारा काम बिल्कुल आवाम की खिदमत के लिए हमारे को कॉरपोरेटर की हैसियत से हो, आज MLA की हैसियत से हो, बस उसी को हम मेंटेन करते हुए प्यार मोहब्बत के साथ, यानी कि हम कॉरपोरेटर है, हम MLA है, कभी हम अपने आप को कभी जब भी नहीं सोचे थे, आज भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि जमात एक मौका दी कि हमारे काम करने के लिए, यानी कि हम हमारी उसमें रहकर हम MLA आज, बल्कि ऐसा बताना नहीं है, बल्कि आवाम के बीच में रहते हुए आवाम के मसाइल को हल करना, और कभी भी पब्लिक की तरफ से इमीडिएट कोई कंप्लेंट आता तो हम खुद अटेंड करते। यानी कि ऐसा नहीं है कि ठीक है हम देखेंगे, अब ऐसा नहीं है। कोई भी रात में भी 2 बजे रात को या 2:30 बजे रात को टेलीफोन पे करता है तो मैं इमीडिएट फ़ोन उठाता हूँ, उठा के किस तकलीफ में रहता है सदर साहब, बाज़ हमको यही बोलते कि मत कभी भी आप लोग टेलीफोन मत बंद करिए। तो कभी भी हम सोते भी हैं तो बिल्कुल चार्जिंग को लगा के बिल्कुल बेड तकिए के बाजू टेलीफोन रख के सोता हूँ मैं। यानी कि कल रात की बात है, 1:55 को एक कॉल आया, लाइट बंद है बोल के, जो अपने किंग दरबार होटल की गली में। हम FOC वालों को कॉल करे, उन्होंने नहीं उठाए, फिर उसके बाद में हम ट्राई करे, जो हमारे बरादरी के ही है उनको टेलीफोन करे, 4 बार उनको टेलीफोन करा, उन्होंने टेलीफोन नहीं उठाया, फिर हम AD को कॉल करे तो उन्होंने टेलीफोन उठाए, फिर हम उनको बात करके बोले कि किंग दरबार की गली के अंदर अलीबाग में लाइट बंद है 2 घंटे से, धूप काला है, बिल्कुल छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, फैन बंद है लाइट नहीं होने की वजह से। तो उन्होंने साहब में मैं बोलता हूँ, बोलकर चालू कराता हूँ, फिर रात में उसके बाद 3:30 बजे रात को टेलीफोन आया। तो इस तरीके से कभी भी टेलीफोन आया तो बराबर हम टेलीफोन को उठाते हैं, बात करते हैं, और जो है उनके मसले क्या है, अगर कुछ जब कोई काम हो सकता है तो इमीडिएट करा, नहीं उस वक्त नहीं हो सकता तो फिर सुबह में उस चीज़ को
देखा जाएंगे। जी। चलो। मुबिन साहब, आजकल के दौर में सोशल मीडिया इतना अवेलेबल है, इंटरनेट अवेलेबल है हर किसी के हाथ में, और आजकल कुछ भी काम अपन अगर कर रहे हैं तो जस्ट पोस्ट के हिसाब से अपना काम पहुंच सक रहा पब्लिक तक। जैसे कि आप बताएं 94 से आप मजलिस के लिए काम करते आ रहे, उससे पहले के वक्त से, तो जब कैसा आपका काम या अपना पार्टी का काम पब्लिक तक पहुंचता था? जब देखिए ना तो सोशल मीडिया था, ना तो हाथ में टेलीफोन था किसी के भी। सिर्फ लैंडलाइन फोन से कुछ भी अगर कंप्लेंट्स है तो दारुसलाम से भी अगर कंप्लेंट आता है इमीडिएट, तो हमारे अब हमारे दूध बोली के कारपोरेटर साहब सलीम साहब, जब उनका टेलीफोन बूथ था तो कुछ भी कहा रहा तो इमीडिएट हम जो है वहाँ से कॉल कर लेके ऑफिस कुछ गए, इमीडिएट जो भी कंप्लेंट्स है वो उस वक्त देखा जा रहा है। लेकिन आज मिनटों के अंदर अब सोशल मीडिया के जरिए आपको कोई भी कंप्लेंट है तो इमीडिएट आपके सामने आ जा रहा, या हम काम करा रहे हैं सो भी आ रहा, नहीं करा रहे हैं सो भी आ रहा। ऐसा नहीं है कि पूरे काम आ सब चीज। अब पब्लिक इतनी वो हो गई कि हर आदमी के हाथ में फोन है, चलते चलते सेल्फी यानी कि पोस्ट ले रहे हैं, इमीडिएट डाल दे रहे हैं, पोस्ट कर दे रहे हैं, तो उससे कंप्लेंट्स भी मालूमात भी ज्यादा हो रहे हैं। और जो है उस वक्त फोन नहीं था किसी के हाथ में, तो बहरहाल काम उस वक्त भी होता था। ऐसा नहीं है कि उससे हम अच्छा काम, क्योंकि सालार मोहतरम सुल्तान सलाउद्दीन रहमा की खास उनकी तवज्जो यही रहती थी कि इब्तदाई का सदर हमारे लिए रीढ़ की हड्डी है। यानी कि उनका काम है कि पोलिंग बूथ के जितना उनका एरिया आ रहा उसके अंदर नमाज फजर की अदा करिए, आप एरिया में एक आधा घंटा राउंड मार के देख लीजिएगा पब्लिक की क्या तकलीफ है, उनको पानी आ रहा या नहीं आ रहा, लाइट की तकलीफ है या रोड की तकलीफ है, मोरी है, इस तरह के छोटे छोटे कंप्लेंट रहते। तो लिहाजा उस वक्त भी हम अल्हम्दुलिल्लाह सालार की जो भी पॉलिसी थी हम उसको अमल करते हुए काम करें। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे चीज़ें आप तक भी पहुंच रहे हैं, हमारे भी मालूम है जी, और काम भी लोगों तक पहुंच रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना नहीं। और माशाल्लाह आपको हम हर छोटी या बड़ी तकरीब में देखते आते हैं मुबिन साहब, आप हर जगह मौजूद भी हो रहे हैं और आप इतना एक्टिवली हर जगह पहुंच के कैसा आप मेंटेन कर रहे हैं आपका टाइम? देखिए सियासी हमारे मोहतमद साहब बोलते थे, पाशा सैयद अहमद पाशा खादरी साहब, कि दिन की ड्यूटी से रात की ड्यूटी बहुत कठिन है। क्योंकि जब शादी के रुखे, जब हम कारपोरेटर थे तो एक 8, 6, 7, 8 शादी अटेंड करते थे, लेकिन आज हम देखें दिन में कम से कम शाम के 16, 17, 14, 12 इन्विटेशन आते। तो लिहाजा उसके अंदर भी ये देखना पड़ता है कि वर्कर्स हमारा जो जमात को चाहने वाला है सबसे पहले उसको प्रेफरेंस देना है जी। तो हम यानी कि तय कर लेते कि ये जगह जरूरी या जाना है। अब कई लोग ला के देते, मगर क्या है जो हमारे की जमात से मोहब्बत है, जमात के वास्ते काम करने वाले हैं, ऐसे करीबी लोग हैं, तो सबसे पहले उनको अहमियत देते हुए जितना हो सकता है रात में शादियों के बाद दूल्हे 10 बजे के बाद दूल्हे भी नहीं आ रहे, 11 बजे 11:30 बजे बाद गए गले मिलिए जिसकी शादी है उस वहां से निकले वहां गए। बहरहाल इस तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, देखिए वैसा हो जा रहा है। 2 बजे 2:30 बजे घर को वापस आते। और सुबह कब स्टार्ट कर दे क्या? सुबह में देखिए अगर पब्लिक कुछ कंप्लेंट्स है तो इमीडिएट 7 बजे 7:30 बजे मैं घर से निकलता हूँ जी, एरिया में जाके राउंड मार लेके 10 साढ़े 10 बजे वापस आके यहाँ घर को आके फ्रेश होके 11 साढ़े 11 बजे निकल के दारुसलाम में 2 2:30 सदर साहब बैठे हुए रहे तो 3 साढ़े 3 भी हो जाते। उसके बाद फिर उधर से ही ऑफिसों को, जैसा वाटर वर्क्स है, GHMC ऑफिस है, कलेक्टर ऑफिस है, अगर कुछ काम आए तो इमीडिएट वो एरिया के पूरा ऑफिस के काम कर लेते हुए 5 साढ़े 5 6 बज जाते। घर को आए, खाना वाना खा लिए मगरिब के साथ ही, फिर निकल गए तो फिर रात में 1 बजे 1:30 बजे घर को। जी, आप जो सियासत में आए इतनी जवान उम्र से, आपका इंस्पिरेशन कौन है? आप किसको देख के मुतासिर हुए पॉलिटिक्स में आने के लिए? पॉलिटिक्स में आने के लिए देखिए जमात सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन रहमा को देख के जी, जो उनके कारनामे है, जो आवाम के अंदर उनकी मोहब्बत है। उस वक्त तो मौजूदा सदर साहब तो पढ़ाई के लिए लंदन में थे,
फिर ख़ास तौर से जो है हम सालार को देख के, जब बिल्कुल हम तो वो हमारे बस्ती के बड़े लोग सब ये बोलते थे कि कोई पार्टी के अंदर काम करना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में काम करिए। तो हम 89 के अंदर इब्तदाई बनाए हम लोग। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था उस वक्त, 1989 में बोल रहा हूँ। यहाँ पे इस इलाके के अंदर कुछ नहीं था, यह बिल्कुल कीचड़ मोहरिया नहीं, उस वक्त ये हालात थे 89 के बोल रहा हूँ। तो वैसे वक्त में हम इब्तदाई बनाए। जब कायद ऐवान मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी जब उस वक्त यूथ के लीडर थे, तो एसडी गाड़ी के ऊपर उन आते थे अकबरुद्दीन अवैसी साहब। एसडी गाड़ी के ऊपर जमील जो यूथ के है उनको ले लेके अकबर साहब जो है यहाँ पे हमारे चौरस्ते पे आते थे, आके यहाँ पे बैठना। बिल्कुल अंधेरा रहता था, बिल्कुल ना लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था उस वक्त। तो अकबर साहब जो है उस वक्त सालार मिल्लत को बोल के इमीडिएट 65 पोल एक ट्रांसफार्मर उस वक्त सैंक्शन करा। तो ये एरिया को जब 65 पोल लाइट के डाले, बहुत बड़ी बात यह। और एक ट्यूबलाइट्स लगाए जाते थे पूरे एरिया में, ट्यूबलाइट्स को लगाए। लगाने के बाद में जब ये लगा के पूरा रेडी कर दिए, जो खवी अंसारी साहब थे वो कंट्रैक्टर थे, जब हमारे कॉर्पोरेटर भी थे बाद में 2009 में कॉर्पोरेटर बने उन्होंने। जब उन्होंने कंट्रैक्टरी करते थे तो जब उनको काम आया कि काम पूरा कंप्लीट करके उस वक्त सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन अवैसी साहब जो है अंसारी रोड से होते हुए यहाँ तिगलकुंटा चौरस्ते के पास नाले के पास ट्रांसफार्मर लगाए थे। उस ट्रांसफार्मर का इनाग्रेशन मरहूम सदर सालार मिल्लत करे। जब पॉपुलेशन भी उतना नहीं था, पूरा बिल्कुल एक दुका ऐसा घरा थे। जब सालार की गाड़ी जो है वहाँ कीचड़ में फंस गई, तो सब मिलके विरासत रसूल खां एमएलए थे उस वक्त, तो गाड़ी को सालार की वो करने के बाद सालार जब गुस्से में विरासत साहब को बोले कि रोड का हाल क्या है देखिए आप। बोले उसके बाद में जो है फिर हल्लू हल्लू, जब उतना बजट भी नहीं था, मोरम वगैरह ये डाल के करके बहरहाल उस रोड को सुधारे। फिर जब इस 94 के अंदर सदर साहब मौजूदा सदर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है एमएलए बने 4 मीनार के, उस वक्त जो है चंद्रबाबू नायडू को फर्स्ट टाइम सारा असद साहब एमएलए बनने के बाद इस इलाके का दौरा करे। पूरा कीचड़ के अंदर बाबू को लेके आए, कीचड़ में लेके आके हालत बताए पूरा गलियों की हालत, रोड की हालत, मेन रोड की हालत। तो चंद्रबाबू ने अभी यहाँ तक कीचड़ के अंदर चलते हुए असद साहब के साथ वहां पे आए, पूरे हालात बता के वो कह रहे। तो उन्होंने इमीडिएट जन्मभूमि प्रोग्राम चल रहा था उस वक्त। वो जन्मभूमि प्रोग्राम के अंदर जो है ये रोड को सोलिंग बड़े जब बिंदड़ आता था वो डाल के उसको सोलिंग करके जो है पूरा मोरम डाल के रोड को करना, बल्कि इमीडिएट सैंक्शन दे के वो रोड का काम, जब पूरा रोड का काम कराए, पीने के पानी की लाइन डलाए। फिर उसके बाद में असद साहब पूरे एरिया का दौरा करे। ये होने के बाद में रोड पड़ी। फिर उसके बाद पूरे एक ही उनका वो था कि असद साहब का जैसा किशन बाग आज डेवलप हो गया, एक मार्केट बन गया, तिगलकुंटा भी इसी तरीके से होना है। यानी कि यहाँ भी बिजनेस बढ़ना असद साहब का एक वो था कि तिगलकुंटा चौरस्ता भी एक अच्छा डेवलप होना हो। तो अल्लाह के करम से उसके बाद में हम वैसे इब्तदाई के सदर थे उस वक्त, असद साहब के लीडरान लेते थे, बल्दिया को जाना, एस्टिमेट बनाना, अफसरों को लेके आके सैंक्शन होने के बाद में उस कामों का सदर साहब के हाथ से मिले थे। जब पूरे काम असदुद्दीन अवैसी साहब के दौर में अल्लाह की करम से ड्रेन है, यहाँ पे सीवरेज लाइन लाए गए। और यहाँ पे सीवरेज लाइन नहीं था उस वक्त जब विरासत साहब मिले थे। तो ओडीए के तहत जब हर तरफ सीवरेज के काम चल रहे थे, ये एरिया इस्लामी इलाके में नहीं लिए थे, तो उस वक्त जो है सालार मिल्लत विरासत रसूल खां एमएलए साहब को बोल के आप इमीडिएट इसको इंक्लूड कराइए, तिगलकुंटे को भी, अब मीर सागर को करा के जो है सीवरेज का काम कराइए। तो वो सीवरेज का काम पूरा जब ओडीए के अंदर लेके वो काम करा के वहाँ पे एक सेफ्टी टैंक बनाया, आज भी मौजूद है। एक 500 गज के ऊपर जो है सेफ्टी टैंक बनाएगा, बना के जो है पूरा सीवरेज सिस्टम को उसके अंदर हो करे। फिर असदुद्दीन अवैसी साहब आने के बाद में ये पूरे इलाके का पूरा सीवरेज सिस्टम को वो सेफ्टी टैंक से हटा के बड़े लाइनों को डाल के पूरा कंप्लीट करके जो है आज मूसी को सीवरेज जा रहा पूरा जी। और जब उस वक्त नाले नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, मगर जितना भी डेवलपमेंट है सदर मोहतरम असदुद्दीन साहब की मेहरबानियाँ हैं।
अल्लाह के करम से अकबरुद्दीन अवैस साहब भी खास उनकी नज़र यहाँ पे थी ये रे। अकबर साहब की, क्योंकि उन्होंने जब एमएलए नहीं थे, खाली यूथ के लीडर थे, तो भी यहाँ पे उन्होंने आते थे बराबर। पूरे एरिया के अंदर सालार के इलेक्शन में भी पूरा उन फिर के अकबरुद्दीन अवैस साहब खुद चार मीनार को लीड करते थे उस वक्त। मुबिन साहब, आपके ऐसे क्या क्वालिटीज़ देख के आपको एकदम कॉरपोरेटर सीट से आपको एमएलए की सीट दी गई? ऐसा क्या चीज़ देखे है सदर साहब आप में? सदर साहब उस दौर से भी मेरे को देखे हुए है कि मैं जिस वक्त भी साइकिल मोटर भी नहीं लिया था मैं, जी। उस वक्त से सदर साहब मुझको देखे हुए, क्योंकि मैं साइकिल के ऊपर दारुसलाम को जाता था, हम्म। साइकिल के ऊपर दारुसलाम को जाता था, और जमात का जो भी काम है पार्टी के रिलेटेड कभी हम कोताही नहीं बरते काम के अंदर। जी। जो काम हमारे को दिया जाता था वो ईमानदारी और दयानतदारी से वो काम करते हुए आए हैं, इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। जी। और वही वजह है मेरे को पहली बार जो है 2002 में टिकट दिए कॉरपोरेटर का, फिर उसके बाद 2007 में टिकट दिए, फिर उसके बाद तीसरी मरतबा रिपीट करे, फिर चौथी मरतबा भी जो है शास्त्रीपुरम से कॉरपोरेटर की हैसियत से। शास्त्रीपुरम का जब कॉरपोरेटर का टिकट का डिक्लेयर करे तो लोग ये बोले कि लिख जाके सदर साहब हॉट सीट जो है शास्त्रीपुरम में बिठा दिए बोल, कई लोग बोले मेरे को। जी। तो मैं बोला आपको ऐसा कैसा दे दिए वैसा, यहाँ एक बार वहां से दिए, 2 बार यहाँ से दिए, कई कारपोरेटरों को एक बार टिकट दे के नहीं दिए। तो मैं बोला अपनी अपनी सलाहियत, अपनी अपनी काबिलियत के ऊपर डिपेंड है। जी, सही है। तो हम कभी भी जो भी अवामी काम हो या कोई काम हो, अगर हमारे को सदर साहब बोले कि ये काम करना है तो बराबर करना है, वो चाहे वो कितना भी मुश्किल काम रहो, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको वो नहीं करें। और अजला के ऊपर भी भिजाते थे, बिहार को भी गया मैं, यूपी को गया, झारखंड को भिजाए। बहरहाल हैदराबाद से हटके, हमारे हल्के से हटके भी जहाँ भी सदर मोहतरम की हिदायत होती है फला मुकाम पर जाए, 15-15 दिन, एक महीना, 20-20 दिन, अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरे जहाँ पर भी हमारे को डालते थे काम करने के इलेक्शन में, वो काम बराबर हम करें। और यहाँ पर भी करीमनगर के अंदर हो या फिर वखाराबाद में हो, जहाँ भी हमारे को काम दिया गया वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी से काम करें। आज वही वजह है अल्हम्दुलिल्लाह सदर मोहतरम जो है ये मुकाम को हमारे को पहुँचा है। जी। आप सदर साहब, असद साहब से क्या सीख लेते हैं आप? और साथ ही साथ दूसरे एमएलएज भी हैं आपके कोलीग्स हैं, उनसे आप क्या चीज़ सीखते हैं? आप क्या चीज़ सीखने मिली है अभी तक? देखिए अब जैसा कि हमारे कारवान के एमएलए साहब है कौसर मोहिउद्दीन साहब, अब उन्होंने तीसरी बार एमएलए के वास्ते मुंतखब हुए, यानी कि उनकी वाइफ कौसर मोहिउद्दीन की हमारे साथ 2002 में भी कॉरपोरेटर थे जी, 2007 में भी थे, 2 या 3 मरतबा उनकी वाइफ भी कॉरपोरेटर बने कौसर मोहिउद्दीन साहब के। तो कौसर साहब से हमारे ताल्लुकात भी जब उस वक्त से ही है जब उनके अहिलिया कॉरपोरेटर बने, बड़ा दोस्ताना हमारा रहा। और बहुत सारे चीज़ों के अंदर हम एक दूसरे को बातचीत करते रहते, और सदर साहब के कारनामे, सदर साहब की कारकर्दगी, वो चीज़ को हम देख के सीख के जो है आवाम तक हम भी बता दे के देखिए आज सदर साहब इस तरीके से आज हमारे मसाइल को पेश कर रहे हैं, किस तरह से अकबरुद्दीन अवैस साहब आज तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर, उस वक्त आंध्र प्रदेश था, उस वक्त भी अल्लाह के करम से मजलिस की कारकर्दगी रही और हमारे को एक सीखने का भी मौका मिला। आज पहली बार हम मेले के लिए मुंतखब हुए, तो जो भी असेंबली के अंदर है, आज हम अकबरुद्दीन अवैस साहब के साथ बैठने का हमारे को मौका मिला, उनके साथ सीखने का आज मौका मिल रहा है। जिस तरीके से ऐवान के अंदर अपने मसाइल को पेश करते हैं, 1.5 घंटा, 2.25 घंटे वहाँ तकरीर करते अकबर साहब, और एक एक पॉइंट, तो हम भी कुछ ना कुछ उनसे सीखने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं बस। मुबिन साहब, वैसे तो बहादुरपुरा एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसमें 7 डिवीजन्स आते हैं और यहाँ पे मजलिस के लिए कोई मोहब्बत में कमी नहीं है। आप ये जो मोहब्बत पब्लिक की है, ये मोहब्बत को बरकरार रखने और बढ़ाने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे वर्कर्स है पार्टी के और इब्तदा के सुदूर मुतमदीन है, हमारा रिलेशनशिप उनसे अच्छा रहना चाहिए।
कॉरपोरेटर्स से तो रहता ही रहता है, मगर वर्कर की भी एक ख्वाहिश होती है कि हमारा एमएलए हमारे साथ उठना बैठना, उनकी ख्वाहिश होती है। तो लिहाजा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ बैठने के बजाय जाकर जी हमारे वर्करों के बीच में बैठेंगे तो वहाँ पर पब्लिक भी आएंगी, जो मसाइल है वो भी मालूम होते हैं जी हमारे। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि खाली बैठ रहे हैं वहाँ पे गपशप मार रहे हैं निकल जा रहे हैं। एक जगह हम बैठ रहे हैं जाकर, तो चार लोग आ कह रहे भाई वहाँ एमएलए साहब बैठे हुए, आके उन्हें पानी का मसला है सुनाते, लाइट का है सुनाते, तो हमारे को उस चीज़ से हमारे बस्ती के एरिया के मसाइल भी मालूम होते और हमारे वर्करों के अंदर एक हिम्मत भी होती कि हमारे एमएलए हमारे साथ बैठे हुए भाई, हर वक्त जब भी टेलीफोन करो हमारे को जवाब देते, आके हमारे पास खुद बैठते। बल्कि ये चीज़ हम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी कि हम चाह रहे हैं कि हर जगह पे, जैसे ऑफिस तो है हमारी, ऑफिस के अंदर ही मैं रात में 9 बजे से लेकर रात में 12 बजे 1 बजे तक बैठता हूँ, जी क्योंकि पब्लिक आती मसाइल को लेके आती, कहीं फैमिली मैटर्स रहते, सब चीज़ें रहते, उसके लिए हमारे को टाइम देना ज़रूरी है। तो लिहाजा अवामी जब अवाम के नुमाइंदे बन गए तो अवाम की तवक्कात के ऊपर पूरा उतरना है। बिल्कुल। आज अवाम जो तवक्कात से हमको वोट दी, जमात हमारे को जिस तरीके से टिकट दे के हमारे एमएलए बने, तो हमारा भी काम है कि जमात के कोई के जमात की जो भी पॉलिसी है, जमात का जो भी काम है अवाम का, अवामी खिदमत, उसके अंदर कोई कमी नहीं होना चाहिए। लिहाजा उसी वजह से जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वर्करों में अवाम में देते हैं, जी यही वजह है और कुछ नहीं। बिल्कुल। जैसा कि हम देख रहे हैं मुबिन साहब की कई फ्लाईओवर्स और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं, तो और इस पे सदर साहब भी दिलचस्पी ले रहे, आ रहे, देख रहे इसके। और क्या प्लान है इससे हट के? अब देखिए आप, बहादुरपुर का फ्लाईओवर है, जी जब हमारे साबिक़ एमएलए साहब मौलम खान साहब के पीरियड में काम, बहुत सारे लोग उसके ऊपर कमेंट्स करे, टेलीफोनों के ऊपर पोस्ट डाले कि जी दुबई ब्रिज बन रहा, जी फलां हो रहा, ये हो रहा। एक काम है, एक काम को तकमील करने का तो टाइम तो लगेगा, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। जी एक छोटा 100 गज का मकान बनाना है तो उसको 4 से 5 महीने लग जाते। जी ये तो आपका इतना बड़ा फ्लाईओवर है, तो इसमें तो टाइम तो लगेगा ही ना। बिल्कुल। तब लोग मुखालिफिन मजलिस या कोई भी बोलिए आप, ऐसे लोग बहुत सारे होकर आज ब्रिज बन गया, ब्रिज चालू होगा, कोई भी नहीं बोल रहा, आज जी जाके कोई नहीं बना कोई रहे नहीं भैया। बना, फिर कोई भी नहीं कर रहे। आज देखिए आप, जू से लेके आराम का चौरस्ते तक इतना बड़ा ब्रिज बन रहा, उसके लिए कोई भी अरे मजलिस अच्छा काम करी बोलते तो नहीं बोल रहे। ये भी तो देखना है ना पब्लिक को, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आज सदर साहब का ख्वाब है, आज पुराना शहर बोलते हैं, नए शहर से पुराना शहर। अरे अल्लाह के करम से यहाँ भी पुराने नए शहर से ज़्यादा आज अल्लाह के करम से यहाँ पे बैरिस्टर साहब का इतना बड़ा कारनामा है कि आज हल्के बहादुरपुरा हो या दूसरे असम्बली हल्के, जहाँ जहाँ पे भी रोडा है, अब रोड्स देखो आप, पट्टापल्ली से लेके इंजन बोली तक रोड वाइंडिंग के वास्ते आज एक बस गई तो साहब खुद असद साहब का है ना, इसको हम रोड वाइंडिंग कराना, जब भी डेवलपमेंट आता। बिल्कुल। 200 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए सीएम से मिलके, हम्म। 200 करोड़ रुपए सैंक्शन कराए, करा के आज पूरी वट्टापल्ली से लेके आपको इंजन बोली तक जो है रोड वाइंडिंग का रोड 100 वाइडनिंग फीट की रोड हो रही। तो ये किसका फायदा है? ये अवाम का फायदा है। आज बिजनेस बढ़ेगा, तरक्की होंगी। ये भी नहीं होना, वो भी तनकीद करने वाले हाँ। काम को भी देखना है। ऐसा नहीं है कि खाली हम तनकीद करते रहेंगे। हम्म, अरे काम अच्छा करे तो आप अच्छा बोलो, नहीं कि बुरा करे तो बुरा बोलिए, बराबर बोलिए। बिल्कुल। तनकीद करने का पूरा हक है आपको। ऐसा नहीं है कि हम ये काम करें, ये काम हाँ भाई ठीक है आप बोलो बराबर। जी हम यही बोलना चाह रहे हैं कि आवाम से भी, जो मुखालिफिन है उनसे भी यही बोल रहे हैं कि हमारे काम को भी देखो आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब शास्त्रीपुरम का जो वो रेलवे ट्रैक का है, जी कई हादसा पेश आते थे वहाँ पे। हम्म। जब ट्रेन आते हो कई एक्सीडेंट्स होते, हुए सो ऐसा ही। हुए भी अभी भी हुए। आज वो काम के वास्ते सदर साहब जो है वहाँ पे ब्रिज को तामीर करा रहे हैं। हम्म, दोनों तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह रोड वाइंडिंग हो गई और ब्रिज का काम चालू हो गया, मगर बीच में जो है गेट का जो मसला है सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है। जी सेंट्रल गवर्नमेंट में टेंडर करे, टेंडर करके फिर कैंसिल करे, फिर टेंडर कॉल करे, जी उसमें डिले हो रहा हो। जी नहीं तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो काम पूरा कंप्लीट हो जाता था, हम्म, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की वजह से रुके हुआ है। जी तो ये काम अभी तो देखना है ना भाई। अरे गेट बंद है, गेट बंद है, गेट बंद है, मगर आज तकलीफ हो रही, कल तो आपको राहत मिलने वाली है ना। बिल्कुल। जो हादसा पेश आने वाले
वो तो खत्म हो जाएंगे, आवाम आसानी से फ्लाईओवर के ऊपर से निकल जाती। तो ये कामों को भी देखना है। बिल्कुल बिल्कुल आज ये रोड बनाने का काम, आज 6 काम भी रेडी हो चुके हैं। जी। आज 49 चेक्स सब प्रॉपर्टीज के पूरा रेडी करा के रखे। इलेक्शन कोड की वजह से जो है वो काम शुरू नहीं हुआ, लिहाजा जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा, इंजन बोली से लेके आपको कोट्टापल्ली मंदिर तक, अमोजा कॉलोनी तक पूरा रोड वाइंडिंग होंगे। माशाल्लाह से सदर साहब का एक अच्छा प्लान है कि हमारे शहर को ट्रैफिक कंजेशन में ना हो। ट्रैफिक, हमारे बच्चे स्कूल को जाने के वास्ते तकलीफ हो रही, उनको निकल के ये इंजन बोर्ड, अब देखो आप एक बस आ गई चश्मे की रोड के ऊपर, तो पीछे ऑटो वैसे रहेगा पूरी इंजन बॉडी तक, तो उसके वजह से तकलीफ हुई। तो इस चीज को देखते हुए जो है आज रोड रनिंग के वास्ते सदर साहब पीछे पड़े जी। और हमारे को जब भी मिले बात हुई तो सबसे पहले पूछते साहब क्या हुआ, में आओ रोड रनिंग का काम का शुरू कराइए, रमजान आ गया। अब रमजान में तो किसी को तकलीफ नहीं, सही है, सही। लिहाजा रमजान होते इलेक्शन कोड आ गया, इलेक्शन तो लिहाजा 13 तारीख के बाद में इंशाल्लाह ताला रोड रनिंग का काम भी शुरू होगा और ब्रिज का काम भी आप देख रहे हैं बहुत तेजी के साथ चल रहा। मैं समझता हूँ 6-7 महीने के अंदर वो ब्रिज का नवंबर दिसंबर में अल्लाह चाहे तो इनाग्रेशन होगा। मुबिन साहब, हम देखते आ रहे कि माशाल्लाह अच्छे से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी अमल हो रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि किशन बाग पार्क बना यहाँ पे, और उससे हटके भी एक जो फ्लाईओवर है ताड़बंद टू आरामगढ़ साइड जो जा रहा वो भी ऑलमोस्ट 80% तक कंस्ट्रक्शन हो चुका, बट एनपीए के करीब में वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन रुके हुआ है। इसकी क्या वजह है? वहाँ पे एनपीए के पास देखिए वो एक बड़े टावर्स है इलेक्ट्रिकल के, वो टावर के वास्ते वो काम को रुकाया गया है, क्योंकि अभी वो बेस डाल दिया वहाँ पे किंग्स 5 के अंदर बड़े टावर्स को चेंज करने का, तो टावर्स पूरा बेस पड़ गया है, सिर्फ वो फिट करने का है। इंशाल्लाह ताला इलेक्ट्रिकल वालों को पेमेंट भी दे दिए, वो काम होते ही वो बीच का काम कंप्लीट होगा, क्योंकि वो पूरा बिल्कुल नीचे आ रहे जो 33 केवी की लाइन आ रही, वो लाइन वो डिस्टर्ब कर रही, तो लिहाजा उसके वास्ते ऑलरेडी किंग्स 5 के अंदर वो बड़े टावर्स का भी काम फाउंडेशन डाल के पूरा रेडी करके रखे हुए, सिर्फ उसको चेंज करना है, वो होते ही वो बीच का काम भी कंप्लीट हो जाता है। जी। और ये जो अपना इंजन बोली टू चंद्रायन गुट्टा एक्स रोड जो फ्लाईओवर ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्ट हो चुका, वो भी ब्रिज जो आप रेलवे ट्रैक के बताए थे उसी वजह से, वही वजह से वहाँ भी रुके हुआ है। ये एक साइड इधर भी कंप्लीट कर लिया लगा, वो साइड भी कंप्लीट कर, सिर्फ देखिए आप जाके भी जो ट्रैक का जो पटरियों का हिस्सा है वही रुके हुआ है, वो अगर हो गया तो वो भी ब्रिज चालू हो जाता, वो भी खत्म हो जाता। इससे हटके और कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग है क्या जो आप लोग प्लान करके रखे हैं? अभी हमारा प्लान ये है, कायद ऐवान मुकर्रर अकबरुद्दीन साहब का प्लान है कि हल्का असम्बली बहादुरपुर में एक लड़कियों के लिए जूनियर कॉलेज का प्रपोजल हम दिए हुए हैं, और वो ज़मीन भी जो है ऑलरेडी हमारे अकबरुद्दीन साहब के पीए शफी साहब, हमारे पीआरओ तौसीफ साहब, वो लोग आके आईटीआई के अंदर हम वो बताएं, तो वो ज़मीन को दे के गए। अकबर साहब उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो ज़मीन अलाट होने के बाद में, और वो जूनियर कॉलेज का काम भी जो है शुरू किया जाएगा। जो हमारे को एमएलए फंड के अंदर 10 करोड़ रुपए रिलीज कर रहे थे, जब 5 करोड़ रिलीज करे हम, वो तो अकबर साहब बोले कि जूनियर कॉलेज का वो 2 करोड़ रुपए दे दो। इमीडिएट हम सदर साहब से भी बात करें, 2 करोड़ रुपए हम जो है जूनियर कॉलेज की तामीर के वास्ते उसको हम वो करें हैं इंशाल्लाह ताला। वो ज़मीन जैसे ही हमारे को हैंड ओवर होंगी, वो जूनियर कॉलेज का काम भी इंशाल्लाह लड़कियों के लिए खास तौर पर वो काम शुरू करेंगे। और हम देखते आ रहे मुबिन साहब की पहले जो ऐसे थोड़े रोड्स की हालत उतनी अच्छी नहीं थी, अब जैसे कि ये इलेक्शन हुआ, अपने कई सारे गलियों में सीसी रोड्स भी पड़ गई पाइपलाइंस के साथ, और कई सारे गलियों की अभी हालत सही पहले से बहुत अच्छी हो गई, सुधर गई। तो इसकी प्लानिंग पहले से थी या फिर एकदम से ऐसा दिलचस्पी लेके एकदम हुआ काम? देखिए हल्का असम्बली बहादुरपुर में बहुत सारे काम सदर साहब हो या हमारे साबिक़ एमएलए साहब हो सैंक्शंस करवाए थे, और वो कामों को जो है डिले होने की वजह से, पेमेंट्स नहीं होने की वजह से वो कामों को नहीं शुरू किया गया था। जब हम एमएलए बनने के बाद में सदर साहब जो मीटिंग लिए, असद साहब मीटिंग लेके बोले कि ये जो पेंडिंग कामा है उस पेंडिंग कामों को आप इमीडिएट टेकअप करना, तो हम उसको
ऑफिसर्स को दबाव डाल के अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ भी पेंडिंग काम है, कंट्रैक्टर्स नहीं कर रहे थे, डेली हम ये इलेक्शन रिजल्ट के बाद से कंटिन्यू, मैं समझता हूँ एक 10 से 12 मीटिंग हम ऑफिसर्स के साथ लिए, जोनल कमिश्नर के साथ हो, एससी के साथ या प्रोजेक्ट वालों के साथ बैठ के उन कामों को शुरू करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो काम शुरू भी हो रहे हैं। फिर हाल ही में अब सदर साहब जो है अब ये इलेक्शन से पहले या गुंटाल बाबा की दरगाह, फातिमा नगर, फारूक नगर, आड़े पहाड़ की दरगाह, ये इलाकों के अंदर पानी की बहुत शदीद किल्लत थी। तो सदर साहब 20 करोड़ रुपए जो है महकमे वाटर वर्क से सैंक्शन करा के आज वो पूरे बड़े बड़े लाइन ला रहे हैं। 16 इंच की लाइन ला रहे हैं, 12 इंच की लाइन, 6 इंच की लाइन और सब लाइन 4 इंच के। आज देखिए आप जाके फातिमा नगर हो या फारूक नगर हो या गुंटाल का एरिया हो, आज हर गली के अंदर पानी की लाइन का काम चल रहा। और एक प्रपोजल है सदर साहब का, आड़े पहाड़ की दरगाह के ऊपर जो है 3000 गज जमीन वहाँ पर छोड़ा है, वहाँ पे रिजर्व बनाने के लिए पानी की वाटर टैंक बनेंगे। इंशाअल्लाह ताला जो पानी की किल्लत है वो किल्लत को दूर करने के वास्ते भी पूरी कोशिश करके कामों को शुरू करा रहे हैं। हर गली के अंदर आज काम चल रहा है। हल्का असम्बली बहादुरपुर है। मुबिन साहब, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था और आप कैसा है सियासत में? देखिए फैमिली बैकग्राउंड तो देखिए मेरे दादा आज़द जो है पेशे से हेडमास्टर थे उन्होंने जी। और हमारा जो वतन है यहाँ से 65-70 किलोमीटर दूर मोमिनपेट, वहाँ पे जो है मेरे दादा आज़द के ज़मीनात वगैरह और अल्हम्दुलिल्लाह हेडमास्टर थे उन्होंने। और हेडमास्टर की रिटायरमेंट के बाद मस्जिद की इमामत भी करते थे वो जी। और जितने भी मोमिनपेट के अंदर है आज भी जो पुराने लोग हैं, मेरे दादा हजरत के हाथ के ऊपर जो है उन लोग कुरान शरीफ, आज भी हम गाँव को गए तो यही बोलते कि हम आपके दादा हजरत के शागिर्द थे। तो बहरहाल हमारा फैमिली बैकग्राउंड यही है कि मेरे वालिद साहब गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन्होंने भी वाटर वर्क के अंदर एज ए वर्क इंस्पेक्टर थे। फिर मेरे बड़े भाई भी जो है उन्होंने भी वाटर वर्क्स में, उन्होंने भी टेक्निकल ऑफिसर थे। लिहाजा यही हमारा फैमिली बैकग्राउंड है कि हमारे वालिद साहब के चिचेरे भाई तो उन्होंने चीफ इंजीनियर थे एज R&B के अंदर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। फिर उसके बाद में जो है चीफ इंजीनियर बने। NT रामाराव के पीरियड के अंदर इंजीनियरिंग चीफ ऑफ आंध्र प्रदेश बने पूरा मोहम्मद गौसुद्दीन। उनके भी 3 भाई थे। एक भाई हेडमास्टर थे, एक भाई सऊदी अरब में रहते थे, उन्होंने जो है इंजीनियरिंग चीफ थे। हमारे वालिद साहब एक ही जी। उनको 7 बहना, वालिद साहब एक भाई जी। 7 बहना हमारे, 7 पुआ हमारे जी, जो अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह से अच्छे फैमिली में उन लोग सेट है। आज इंतकाल अब एक 7 में से एक पुप्पू रह गए समझो जी। उन्होंने भी एज ए टीचर जी हिंदी पंडित थे उन्होंने है। हमारे पुप्पा भी जो है हेडमास्टर, उन्होंने भी तकरीबन यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाई थे। ये हमारा फैमिली बैकग्राउंड है जी। और मेरे को एक शुरू से ख्वाहिश थी, शुरू से, आज से नहीं, हम स्कूल में पढ़ते थे तो उस वक्त से भी छोटे थे, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे तेलुगु मीडियम। कोई भी पार्टी का जलसा रहा तो जाके ठहर जाते थे, सुन लेते जी, देखते थे, बचपना था। ऐसी 9th में था मैं जब, एक हमारे हेडमास्टर थे सतीश चंद्रावल के, उनका अचानक ट्रांसफर कर दिया। एक हेडमास्टर विशेश्वर राव बोल के थे जी, उन्होंने जो उस वक्त जो है उससे पहले भी वो स्कूल के अंदर काम करके गए थे, तो उनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। अच्छा, यानी कि बेंचा स्कूल के भेज दिए थे, स्कूल घड़ियाँ भेज दिए थे उन्होंने। बहरहाल इस तरह का रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। तो उस वक्त हम एजिटेशन करे जी, 21 दिन क्लासेस का बैकआउट करें
हाँ हाँ 21 डेज क्लासेस का प्रेयर होते ही क्लासेस का बैकआउट करना है, ग्राउंड में आके बैठ जाना। हम्म एक बार एजुकेशन मिनिस्टर इंदिरा रेड्डी साहब थे, हम्म तेलुगुदेशम के दौर इख्तियार था, जब इंदिरा रेड्डी साहब मरपल्ली को जा रहे थे, हम्म तो हम क्या करें, शंकरपल्ली और मरपल्ली के हमारे गांव को जो रास्ता तीन तरफ होता है, एक तरफ राइट को गए तो मरपल्ली को जाते, सीधा गए तो वखाराबाद को जाते, लेफ्ट को गए तो शंकरपल्ली को जाते। दोनों वखाराबाद से आ रहे थे, तो हम पूरे स्कूल के बच्चों को ले लेके वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर की गाड़ी को रोक दिए हम्म लेके। तो इंदिरा रेड्डी साहब जो है उस वक्त उतर के पूछे हम्म वजह क्या है, बोले तो हम बोले हमारे स्कूल के हेडमास्टर को हम्म आप लोग ट्रांसफर कर दिए, वाला जो बिल्कुल जब मैं पूरा बच्चों को लीड कर रहा था उस वक्त, हाँ हाँ तो रिमेम्बर इंफ्रास्ट्रक्चर के वास्ते। पूरा। तो बोले अब क्या होना, क्या आप ये बोलो बोल के इंदिरा रेड्डी साहब से पूछे। तो हमारी ख्वाहिश है कि जो हेडमास्टर हमारे स्कूल को थे उनको हमारे को आप भेज दीजिए क्लासेस। तो उन्होंने ये बोले कि आप अभी क्लासेस अटेंड करो, मैं विदिन 24 आवर्स में ऑर्डर्स वो करने लगा। रिलीज तो कर 24 घंटे में हमारे को जो हेडमास्टर थे वो हेडमास्टर को हमारे स्कूल को वो कर। वापस। तो हमारा जब से एक वो रहा, फिर मैं एसएससी पास होने के बाद में जो है फर्स्ट टाइम मरपल्ली जूनियर कॉलेज के अंदर स्टूडेंट इलेक्शन थे, तो हम नॉमिनेशन फाइल करके पैनल के अंदर कॉन्टेस्ट करा मैं। जी तो उस वक्त पूरे हमारे हिंदू मुस्लिम हमारे जो पूरे दोस्तान थे, जी पूरे हमारे तकरीबन दोस्तान हिंदू जी पूरे कैंपेनिंग करे। अल्हम्दुलिल्लाह जॉइंट सेक्रेटरी को मैं कॉलेज स्टूडेंट के जीता उस वक्त। जी सेकेंड ईयर में आने के बाद में जो है चेयरमैन के वास्ते डाल रहा था मैं। तो महबूब अली बोल के शेर खां बोल, उन्होंने भी नॉमिनेशन फाइल करे थे चेयरमैन के वास्ते। तो फिर दोनों का टकराव हो रहा, चंद्रा रेड्डी बोल के मरपल्ली के वहाँ के प्रॉपर थे, उन्होंने भी नॉमिनेशन वो कर रहे थे। तो बहरहाल इस तरीके से पैनल के अंदर झगड़े हो रहे थे। तो हम क्या करें, पैनल को उनके शेर खां के पैनल को छोड़ के चंद्रा रेड्डी का पैनल में हम जो है वाइस चेयरमैन के वास्ते मेरे को सेलेक्ट करे। वो करके इलेक्शन कॉन्टेस्ट करे। तो मैं वाइस चेयरमैन, वो पहला वाकया है कि मरपल्ली जूनियर कॉलेज के अंदर 3 मुस्लिम कैंडिडेट जीते। हाँ चेयरमैन के वास्ते शेर खां जीते, वाइस चेयरमैन के वास्ते मैं जीता, जब्बार बोल के बचा था जॉइंट सेक्रेटरी को जीता। जॉइंट सेक्रेटरी 3 मुस्लिम तीनों भी। मरपल्ली जूनियर कॉलेज पूरे। तो पहला रिकॉर्डेड था, हर पैनल से एक आदमी अलग अलग पैनलों से ठहर के 3 मुस्लिम कैंडिडेट जीता है उस वक्त। तो वहाँ से हमारा सियासी सफर का आगाज हुआ। ख्वाहिश थी शुरू से कि सियासत के अंदर अपन, यानी कि हमारे वालिद साहब ने उस वक्त बल्दिया के अंदर वर्किंग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज खुले थे, करा रहे थे, वो भी छोड़ दिया मैं जी नहीं बोल के करके जो है पॉलिटिक्स के अंदर 89 के अंदर मैं इब्तदाई का सदर बना। जी आपकी क्वालिफिकेशन मोहन साहब? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। आप मोहन साहब, आप जब से पार्टी में, जब से सालार साहब है, जैसा बोले आप, सालार साहब का हाथ पकड़ के और उनके साथ कदम से कदम मिला के चले सो हैं, और अब सदर साहब के साथ भी चल रहे हैं आप, इन दोनों के कोई आप दिलचस्प वाकया कुछ आपको याद है तो सुनाइए। दिलचस्प वाकया ये है, देखिए अब मौजूदा सदर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब नए नए एमएलए बने थे। जी तो जब एक ही एमएलए थे हमारे जमात के, तो सदर साहब जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब, सालार की एक आदत थी, सुबह 11 बजे दारुस्सलाम के अंदर करेक्ट टाइम पे आते थे। आप घड़ी का काटा इधर का उधर भी नहीं होता था। 11 बजे आप देख लेना उनकी गाड़ी दारुस्सलाम के सीढ़ियों में रुकती थी। 2 बजे ठीक दारुस्सलाम से निकल के चले आते थे घर को। तो उस वक्त सालार 11 बजे दारुस्सलाम को आ गए। सारा असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है किशन बाग के दौरे पे थे उस वक्त, दौरा गए। मैं दौरे में नहीं गया उस वक्त, सीधा दारुस्सलाम को आ गया था। आने के बाद में जब छोटे रूम में बैठते थे, अब हॉल में बैठ रहे थे, जब एक छोटे रूम के अंदर पूरे एमएलए सालार सब बैठे रहते एक तीसरे रूम में। तो लोग असद साहब से मिलने के वास्ते आए, तो मैं ठहरा था। तो सालार घड़ी देख के क्या आदत आपके एमएलए साहब बोले, तो मला साहब वो ऐसा किशन बाग के अंदर दौरे में है ऐसा। जब कुछ भी ना बोले,
ठीक है खाऊं चले। 11:45 और 12 सवा 12 बजे कुछ जी। असद साहब जो है दारुसलाम में आए। आने के बाद में असद साहब को पूछे क्या टाइम हो रहा है हजरत बोल के, हम्म। क्या टाइम हो रहा है हजरत? नहीं बाबा मैं किशन बापू दौरे। दौरे में गया था। अजी हजरत आपसे मिलने के वास्ते कई लोग आके बैठे हुए रहते हैं, आपका काम है 11 बजे दारुसलाम में रहना। आपको अगर एरिया में जाना है हम्म। तो सुबह फजर पढ़ लेके जाइए, या नहीं तो फिर आप दारुसलाम के बाद घर को जाके फ्रेश होके 4 बजे आप एरिया में जाइए। यहाँ पे जो आवाम आपसे मिलने के वास्ते आती, आप ऐसा नहीं नहीं बाबा आइंदा से नहीं होगा। तो ये जो है जी। सालार की एक हम देखे कि हम तो छोड़ो अपने लगते जिगर को इस तरीके से ताकीद कर रहे हैं कि आपकी ड्यूटी है 11 बजे से 2 बजे तक दारुसलाम में रहना। तो वो हमारे आंखों से दिखे। फिर दूसरा वाकया ये है कि मैं कारपोरेटर बनने के बाद में जी। ड्यूटी ये तारीख के दिन मंगल की हमारी ड्यूटी रहती थी। तो उस वक्त जो मेरी मंजली बच्ची जो है छोटी थी, जब गिर के दांत टूट गया था, तो चंचलगुड़े के पास डेंटल हॉस्पिटल था। तो मैं हमारी बीवी और जो है बच्ची को लेके दवाखाने को गए। जाके दवाखाने में बैठे हक नजीर साहब फोन मिला के सालार को दे दिए। सालार बात करते करते बोले कि कहाँ है था आप पूछे, तो मैं बोला साहब ऐसा था, आपको टिकट लिए वक्त आप बच्ची नहीं गिरी थी क्या पूछे। तो उसी वक्त में क्या है दवाखाने में बीवी को बच्ची को छोड़ दे के सीधा गाड़ी स्टार्ट करके दारुसलाम को आया। आके सालार साहब अजी हजरत दारुसलाम में लोग आके बैठे हुए रहते हैं, अपना ड्यूटी का आप लोग वो ख्याल रखना आप लोग। जी सालार ठीक है जाइए। तो ऐसा उनका वो रहता था कि जो टाइम की पाबंदी करना। तो उनसे हम बहुत कुछ सीखने को मिला हमारे को, यानी कि वक्त गया सो वक्त फिर पलट के आने वाला नहीं है। लिहाजा हम जहाँ तक हो सके हम वो टाइम को मेंटेन करना है कि हम फलां टाइम में ये काम करना है। तो वो हम अल्लाह के उसको कोशिश यही कर रहे हैं कि जिस तरह से सालार मोहतरम के नक्शे कदम पे हम चलते हुए आगे बढ़ना, कुछ काम जैसा जो टाइमिंग दारुसलाम के दारुसलाम में रहना, जो आवाम के वास्ते टाइम देना है आवाम को देना, जो ऑफिसों में जाएगा टाइम ऑफिसों को देना। तो ये हमारी एक रूटीन बना के हम चल रहे हैं। आपको हम बहादुरपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखे सो हैं, और कई बार आप रात दिन जैसा आप बोले फंक्शन से आए तक भी लेट होती है, और ख़ासतौर पे जब अपन रात की बात करेंगे तो आप देखते रात का माहौल कभी कैसा रहता, और कभी कभी लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टर्ब हो रहा, और कभी क्रिमिनल ऐसा वारदात कुछ हो रही। तो लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने या फिर इसको करेक्ट करने आपके क्या इक़दाम है इसको सपोर्ट करने? देखिए हम हमारे कुछ शुरू में जब हम MLA बने जी। तो उस वक्त सदर साहब की एक ही बात थी कि अपने आपके हल्के के अंदर जैसा काला पत्थर है, बिरयानी की टेकरी है, इन इलाकों के अंदर ज्यादा वारदात होते हैं, इसके लिए आपको डेयरनेस काम करना पड़ेगा, पीछे हटना नहीं। उसके वास्ते आप मजलूम की मदद करना है, चाहे जुल्म अगर किसी के ऊपर हो रहा तो उसके वास्ते आपको ठहरना पड़ेगा। तो लिहाजा हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि रातों के अंदर वाइटनर्स है, गांजा है, ये चीज़ें बहुत ज्यादा हो। ये नहीं देख रहे हैं कि इन कौन है क्या है, गांजा मार रहे हैं नशे की हालत में किसको भी मार दे रहे। तो उसके वास्ते हम शुरू से ये DCP जो हमारे चैतन्य साहब थे उस वक्त भी हम उनसे भी यही रिक्वेस्ट करें कि लैंड ऑर्डर के मामले में आप सख्त के साथ निपटना है, सख्ती के साथ। आप जो क्राइम नहीं कर रहा आप उसको, जो क्राइम कर रहा उसके वास्ते तो आप सख्ती के साथ निपटना है। हम तमाम सर्कलों से भी उस वक्त बात करा, ACP से बात करा कि आपको लैंड ऑर्डर के मामले में सख्त जाना है। फ्रेंडली पुलिस बोल के पुलिस का डर खत्म कर दिया। तो उसमें हो रहा क्या है बोले तो बिल्कुल जा रहे हैं आ जा रहे हैं, उनको मारना है ना तोड़ना है कुछ भी नहीं है, खाली केस बुक कर दे रहे छोड़ दे रहे। तो उसके अंदर ये ज्यादा हो जा रहा, तो थोड़ा बहुत सख्ती भी से भी निपटना है। ऐसा नहीं है कि जो नशे की हालत में आप किसको भी चाकू से मार दे रहे हैं कुछ कर दे रहे हैं। तो लिहाजा हमारा एक ही मकसद है कि क्राइम को ज्यादा से ज्यादा कम करना, जो क्राइम होना उसको रोकना। तो हमारा एक ही एम है कि हम नए सर्कल्स भी जो भी आए
ट्रांसफर हो गया, उनको भी हम बोले कि देखिए साहब, आप किसी को, हम किसी की रोडी शटर्स की हो या किसी की हम तायद नहीं करेंगे। आपको आपका आप काम करना है, आपको करना है, हमारा जो काम है हमारा करना है, आवाम को तकलीफ नहीं होना। जी इसके लिए वो आपकी ड्यूटी है। कोई गुंडागर्दी कर रहा है तो आप खाली तो नहीं छोड़ दे सकते। गैर जरूरी जा रहा है, उसको रोड पे उसको मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो हम इसको हम कभी बर्दाश्त करें ना करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हम पुलिस से भी यही बोले हैं कि आप इसको कंट्रोल में रखिए। जी। और नौजवानों को आप क्या सलाह देते हैं मामले पे, जैसे कि रातों में जगना हो रहा लोगों का? मैं नौजवानों को एक ही मशवरा देता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग रातों में जग रहे हैं और 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक चबूतरों में बैठ रहे हैं, तो वो टाइम खराब ना करते हुए 10 बजे 11 बजे अगर कोई फंक्शन में भी जा तो 11:30-12 बजे के अंदर अपन अपने घरों को आ जाए, ताकि आपके माँ बाप भी जो है सुकून से सो सके और आपको भी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और ये जो माहौल दिन पे दिन खराब हो रहा है वो भी ठीक रहेगा। तो मैं उन लोगों को एक ही मशवरा दे रहा हूँ कि आप लोग जो चबूतरों में बैठ रहे हैं वो बैठना छोड़ दें, ताकि आप अपने घर में अपने वालिद वालदा बच्चों के साथ बैठिए, बात करिए उन लोगों से। नहीं 2-2 बजे 3-3 बजे वो अच्छी बात नहीं है। मुबिन साहब, जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिन फ्री सिटी की मुहिम चल रही थी अपने कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में, कई जगह पे वो इम्प्लीमेंट हुआ और कई जगह पे नहीं हुआ, और चाहेंगे कई कई जगह पे सक्सेसफुल भी नहीं हुआ। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है और इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, बीआरएस की गवर्नमेंट के अंदर हमारे म्यूनसिपल मिनिस्टर जनाब के टी रामाराव साहब जहाँ बिन फ्री शहर को करने के वास्ते उन्होंने इकदाम करे, मगर जो कचरे के बिन्स है जी। उसको पूरे शहर से हटा दिए बिन फ्री वर्क। लेकिन उन्होंने ये इकदाम नहीं करे कि उसके वास्ते कितने गाड़ियां होना है, कितने ट्रिप को कचरा उठाना है। ये नहीं करके क्या करे, सब पूरे जितने भी कचरे के बिन्स है उसको उठा दिए। उठा देने के बाद में आज ये हाल हो जा रहा है कि रोड का कचरा जो है रोडों तक आ जा रहा। ऐसा नहीं है कि बाज़ जगह के ऊपर वो पर्दा ग्रीन मैट लगा के नेट लगा जीएचएमसी का बैनर लगा दिए, मगर उससे वो जो फेल हो चुका है ये तो जी, मैं जी, मेरी बिल्कुल, नज़र में तो बिल्कुल। उसके बिल्कुल अंदर फेल डाल है। रहे हैं और लेके आके डाल रहे हैं, थोड़ा कचरा रह रहा, फिर उसके बाद में जो मकानात बना रहे हैं उसके डिब्रीज वगैरह जो भी है वहाँ ला के डाल दे रहे हैं। तो लिहाजा जो राम की कंपनी को दिए उन्होंने 3 ट्रिप दिन में उठाना है, मगर वो लोग एक टाइम आके उठा रहे हैं। रमज़ान में अलबत्ता उसको 3 ट्रिप करे, मगर अब तो मैं समझता हूँ 1 ट्रिप या 2 ट्रिप। हाँ, बड़ी बड़ी मशीन्स जहाँ पे लगा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा इम्प्लीमेंट हो रहा है। जी। जैसा कि हमारे वट्टापल्ली मंदिर के पास लगा है, ताड़वन के ताड़वन चौरस्ते के पास लगा है, तो वो थोड़ा हमारे लिए वो है, मगर बकाया जगह के ऊपर जैसे कि बूस्टन स्कूल है वहाँ पे भी ज़्यादा कचरा जमा हो जा रहा है, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि ख़त्म करना, मगर वहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह ये वो चीज़ें आने की वजह से थोड़ा वो भी एक तकलीफ जो हो जा रहा। तो ऐसे बहुत सारे किशन बाग है पार्क के पास, पाकिज़ा होटल के पास है, मगर ये जगहों के ऊपर कचरा ला के डाल दे रहे हैं। अब जो एरिया के अंदर से कचरा साफ सफाई कर रहे हैं, फिर वहाँ लेके आके वो रिक्शों के जरिए ट्रालियों के जरिए वहाँ पे डाल दे रहे हैं, डम कर दे रहे हैं। तो उनका काम है कि इसको सही तरीके से अगर मेंटेन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मेंटेन हो सकता, मगर मेरी नज़र में वो टोटली फेल है। जी, जैसा कि आप मेंशन करें ताड़वन चौरस्ता बनके, उसको अभी क्लीनिंग के लिए अब क्या प्रोसीजर है अभी क्लीनिंग के लिए हम उनके ऊपर ऑलरेडी मशीन वहाँ पे रखे हैं जी। वो मशीन के जरिए उन लोग उसको कचरे को झपका जब वो कर ले रहे हैं वट्टापल्ली पे यहाँ पे जी। तो लिहाजा हाँ, और 2-3 जगह के ऊपर भी मशीन्स की ज़रूरत है। अगर वो लोग मशीन्स को लगाते हैं तो ये इंशाल्लाह ताला हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कचरा कहीं भी नहीं दिखेगा। जी। और मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते कि कुछ काम नहीं हो रहा, ये लाइन पे आपका क्या कहना है? देखिए साहब, मुखालिफिन का काम ही है इल्ज़ामात लगाना, ये आज से नहीं है। जब से जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कायम हुई, फ़ख्र मिल्लत के दौर से भी इल्ज़ामात लगाते हुए आए, आज भी लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि
फ़क्र मिल्लत को भी इल्ज़ामात लगाए, सालार के ऊपर तो बहुत बड़े इल्ज़ामात लगाए। जी उनकी सियासी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ कि सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमान के वैसा कायद शायद जी हिंदुस्तान की तारीख के अंदर वैसा कायद नहीं पैदा हो सका, क्योंकि उनकी ईमानदारी और उनकी दियानतदारी हम देखें। अगर कोई दारुस्सलाम के अंदर भी देखें हम, क्योंकि उन्होंने चाय पूरे एमएलए को आके बैठते पहले चाय मंगाते थे। जी चाय का बिल जब देते, बिल लेके आते थे, बिल लाने के बाद में वो बिल पे जितने पैसे रज्जाक साहब, महराज आज उनके बेटे रज्जाक साहब बोल के थे, मैं मेरी आंखों से, ये इब्राहिम अस्करी साहब एमएलए थे, तो बिल जब वो देने गए, दे के उन्होंने नहीं आए, तो 2 बज गए। साला तो मस्टरी सेठ बोले साला 2 बज गए, हजी हजरत उन्होंने पैसे बिल लेके गए, अभी तक ला के नहीं दिए। तो 10-12 रुपए कुछ बचे हुए थे उसमें, तो वो पैसे लाने के बाद में लिफाफे में रख के उन्होंने अपना टेबल को सिल बाज़ाब्ता साइन करके उसके ऊपर वो करते, सिल करके जाते थे जाते पर। तो ऐसी ईमानदार कायद को जो है कुरान शरीफ सिर पे दिए। तो इनका मुखालिफ इनका बस इनका कोई मकसद नहीं है, मंशा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इंतशार पैदा करना कौम के अंदर उनका काम है। बस ये काम उन लोग करते हुए आ रहे हैं, बस उससे हटके ना 2 रुपए की किसी को मदद करेंगे, सिर्फ झूठा प्रोपेगेंडा करेंगे, बस किसी को 2 रुपए की मदद तो करने का नहीं है। यहाँ जिस तरीके से काम होता हमारे पास, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आप देखिए दारुस्सलाम के अंदर सुबह में 11 बजे से लेके 2 बजे या 3 बजे अवाम ऐसा लाइनों में ठहरी, चाहे हिंदू रहो या मुसलमान रहो, कोई भी कास्ट में रहो, अपना काम लेके आता, काम कराता, लेके चले आता और इमीडिएट वहीं से सदर साहब के पास आते, अरे जाइए एमएलए से मिलिए, साहब करें, लाइन की लाइन ठहरी हुई रहती है। और जब जिसको लेटर देना है देते, जिसको टेलीफोन करके ऑफिसर को बोलना है बोलते। तो कौन सी पार्टी के अंदर ऐसा निज़ाम है बताइए मेरे जी। किसी पार्टी में नहीं मिलता। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाओ, हमारे को जाने का मौका मिला, बिहार को जाने का मौका मिला, उत्तर प्रदेश जाने का मौका मिला, महाराष्ट्र को जाने का मौका मिला, कर्नाटक को गए हम, झारखंड गए, इन तमाम इलाकों के अंदर अवाम का बोलना यह रहता है कि एमएलए की सूरत हम आज तक नहीं, वोट डाल दिए खत्म हो गए, 5 साल तक यहाँ तो एमएलए दिखता ना तो एमपी दिखता, ऐसा ना तो कारपोरेटर का काम क्या है भाई, पब्लिक में रहना है, मगर किसी को भी नहीं। हम जब महाराष्ट्र के अंदर एक मुकाम के ऊपर हमारे को भेजा गया था जी, वो इलाके में हम दौरा कर रहे हैं, परभनी, परभनी में शज्जू लाला साहब को टिकट दिए थे मजलिस इत्तेहादुल में, तो बिल्कुल करीब से आके उन्होंने इलेक्शन हारे अपना जमात का, बिल्कुल करीब से, यानी कि मैं समझता हूँ 2-4 हज़ार के अंदर बाहर वो सीट हम हारे शज्जू लाला की। तो इलाके में हम जब जाके कैंपेनिंग को गए तो मक्खियां ऐसा वो आ रहे कि हमारे मुंह में घुस जाते क्या, ये आलम था गंदगी का। तो हम वहाँ की पब्लिक को पूछे, अरे भाई कैसा रहते भाई, हम भाई वोट डाल रहे हैं, 5 साल तक कौन एमएलए है अवाम को खुद नहीं मालूम है। तो ऐसे हालात है। आज बता दो आप, यहाँ के वैसा लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का लीडरशिप अगर कहीं है तो आप बता दीजिए, कहीं कोई नहीं बता सकता। आप तो हमारे सदर साहब ऐसा है कि आपका कंप्लेंट आया इमीडिएट आपको कॉन्फ्रेंस में ले लेते जी, इनका क्या मसला है, फौरी जाइए वहाँ पे। कोई पार्टी के अंदर है नहीं है। तो अब मुखालिफिन का काम है इल्जामात लगाना, घर में बैठना, कुछ जो चाहे बोलना। तो हम उनको यही बोल सकते कि भाई अल्लाह उनको हिदायत दे, दूसरा कुछ नहीं बोल सकते। बहरहाल जो इल्जामात लगा, अगर इल्जामात की अगर परवाह करते तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं जाती थी। लिहाजा इल्जामात लगा रहे हैं, और अल्लाह के करम से मजलिस को अल्लाह ताला इतनी इज्जतों से नवाज रहा। आज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कहीं पे भी चले जाओ, दोनों भाइयों का नाम आसानी से पूछते, कहाँ से आए भाई, हैदराबाद, अरे ओवैसी साहब का शहर क्या पूछते, 4 मार को भूल गए लोग, असदुद्दीन साहब, अकबरुद्दीन साहब जी। अजमेर को चले आओ, दरगाह कहीं भी होटल में बैठ के आप बात करो, कहाँ से है भैया, अच्छा ओवैसी साहब, हाँ क्या बोलते हैं भाई, वो दोनों भाई तो ऐसा हिसाब है। तो अल्लाह ताला जिसको इज्जत देना इज्जत दे रहा।
जिसको जलील करना है करता, उसको हम कुछ भी नहीं बोल सकते बस। और मोबिन साहब, आपकी सादगी माशाल्लाह, हम देखते आते कि आप पब्लिक में एक आम आदमी जैसा बैठते उठते पहले से ही। अब जैसे कि आपकी पोजीशन बढ़ गई, जिम्मेदारी भी जैसा बढ़ गई एमएलए बनने से, तो ये पहले से अब ये चीज़ में कुछ फ़र्क आया कि अभी पब्लिक को टाइम देने में? देखिए, अपन पब्लिक के हाथ से वक्त हो गए तो पब्लिक को टाइम देना ही पड़ता। देना ही और बाजू में ही यहाँ से 4 कदम पे मेरे बड़े भाई का घर है, बहनों के घर है। मैं उनको टाइम नहीं दे सकता, मगर मेरी आवाम के हाथ से मैं टाइम दे रहा हूँ बराबर। जी। मेरी कोशिश यही है। सिर्फ ईद मिलने को गया मैं, हाँ हाँ बस वो भी दूसरे दिन। तो हमारी कोशिश यही है कि खानदान वालों से कम, आवाम से ज़्यादा, यानी कि मिलना जुलना। अब खानदान कहीं दावतों में खानदान के लोग मिल गए, यानी कि ख़ास तौर पे जाके मिलना तो खानदान वालों से नहीं हो रहा। जी। लिहाजा आप बुलाए तो पब्लिक, अगर हमारे को डिमांड आना है तो जाना है, बस खत्म, जी। दूसरी बात ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो नहीं। तो हमारा ये मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से है, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वही है कि हम कभी भी हम अपने आप को ना कारपोरेटर समझे, ना एमएलए समझ रहे हैं। बस मजलिस के कारकुन की हैसियत से हम आवाम के बीच में रहना चाह रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वैसी ही रहेगी आवाम की खिदमत में। और मोबिन साहब, कब से आप लोग आए एरिया में? हम देखो CSC से 86। 86 से यहीं से? यस। मोबिन साहब, हम ये सुने थे कि जो बहादुरपुरा डिवीज़न है, ये पहले चार मीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में आता था बोल के, क्या सही है ये बात? बिल्कुल सही है। चार मीनार असम्बली हल्का, अब जो मौजूदा चार मीनार है जी। ये बहादुरपुरा और वार्ड 19, 20, 21 ये पूरा हल्का असम्बली चार मीनार में आता था। और हसन नगर है, उसके बाद में आपके 9 नंबर है, पहाड़ी है और शाहीन नगर है। ये अतराफ जितने भी इलाके हैं उस वक्त ये पूरा चार मीनार असम्बली हल्के में आता है। ये कब चेंज हुआ बोले? ये दूसरे, मैं समझता हूँ 4th मियाद है, अब 15 4th टर्म हो गया। 4th टर्म हो गया है। अच्छा। मोबिन साहब, गर्मी की शिद्दत तो बढ़ते जा रही है और दिन पे दिन अपने को देखने मिल रहा है न्यूज़ में कि हाई अलर्ट भी रह रहा और थोड़े एरियाज़ में पानी की कमी भी हो रही, तो इसको लेके आपका क्या प्लान है थोड़ा पानी की फराहमी के लिए? पानी देखिए, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ इलाकों के अंदर पानी की सरबराही में कमी है धूपकाले की वजह से, और उसके वास्ते हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वाटर टैंकर्स के ज़रिए उनको पानी पहुंचाने के लिए पूरे इक़दाम कर रहे हैं। और जो पहाड़ी अपना ये आड़े पहाड़ की दरगाह है, ये जितने पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर लो प्रेशर और कई जगहों के ऊपर पानी की लाइन भी डालने का है, क्योंकि पाइप आगे रेडी है और काम शुरू होने का। लेकिन हम उसके हाथ से जो है वाटर टैंकर के ज़रिए सप्लाई कर रहे हैं पानी। और कहीं कहीं जगह पे इलेक्ट्रिसिटी की भी शिकायत आ रही है मोबिन साहब, ये इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यह है कि आप देखिए ट्रांसफार्मर की गर्मी एक, तो दूसरा जो है आपको धूप की वजह से कई जगहों के ऊपर ट्रांसफार्मर फेल हो जा रहे हैं गर्मी की वजह से, ओवरहीट हो गए। और लोड भी क्या है, एसियाँ चल रही हैं घरों के अंदर, फैंस है, कूलर्स है, लोड ज़्यादा होगा, ट्रांसफार्मर संभाल नहीं सक रहे। तो लिहाजा उसकी वजह से भी जो है हमारे को थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा। उसके वास्ते भी हम दिन रात कहीं ऐसे कंप्लेंट्स आ रहे हैं तो इमीडिएट जो है मुतालिका ऑफिसर्स से बातचीत करके इमीडिएट ट्रांसफार्मर चेंज करा रहे हैं। और मोबिन साहब, अपने एरिया में भी एक जॉब मेला हुआ था, शमा जो फंक्शन वाला भी है वहाँ पे, और दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसीज में भी हुआ। अपने एरिया में जो हुआ उससे रिलेटेड कुछ बता सकते हैं कि कितना सक्सेस हुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त। जो नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, ख़ास तौर से मुकामी हल्के असम्बली बहादुरपुरे के बहुत ज़्यादा लोग उसमें शिरकत करें और कई कंपनीज उसके अंदर हिस्सा लिए।
और 10,000 या 10,500 एप्लीकेशंस आए थे, जिसमें से 1600 लोगों को जॉब ऑफ़र दिया गया और 600 या 900 लोगों को तो स्पॉट के ऊपर ही उनको लेटर्स दिए गए और कुछ लोगों को कंपनीज को बुलाया गया दोबारा इंटरव्यू के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ और अच्छे बड़े बड़े कंपनीज जो उसमें हिस्सा लिए और अच्छा परफॉर्मेंस रहा उसका। अच्छा। तो मोमिन साहब, पब्लिक के लिए तो बहुत कुछ किया आप और अपनी पार्टी भी बहुत कुछ करती पब्लिक के लिए। आप पब्लिक से क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, पब्लिक के उम्मीद अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक जो हमारे को उम्मीदों से आज ये मुकाम को पहुंचाई, इंशाअल्लाह हम उनके उम्मीदों को कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देंगे। इंशाअल्लाह ताला हमसे जो मुमकिन कोशिश हो सकती है जी, वो बराबर हम करने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी। मोमिन साहब, आपके कुछ हॉबी, आप क्या पसंद करते हैं? जैसे कि कभी खाली वक्त है तो टाइम पे क्या करते हैं आप ऐसे? अब खाली वक्त में क्या आ रहा था बोल के, अब टाइम मिलेगा तो खाली मिलेगा तो खाली वक्त रहेगा। खाली वक्त रहेगा। रात में 2 बजे 2:30 बजे घर को आए पूरा पब्लिक के लिए। जाओ। कुछ वाक़या आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में या फिर आपके कुछ फ़ैन के तरफ से जो आपको एकदम दिलचस्प दिखा, याद करें तो आपको हंसी आ जाती या फिर दिल बहाल हो जाता? जैसे कि कभी हम काम में वर्कलोड ऐसा रहता कभी कभी, उसमें से कुछ चीज़ ऐसी निकल के आ गई जो एकदम अपना मूड बहाल कर दी, ऐसा कुछ वाक़या सुनाइए। अब ऐसा है, जब कॉलेज के पीरियड के कुछ वाक़यात रहते हैं हाँ, तो वो कभी याद करके वो दोस्तों में बैठ गए हाँ। गपशप मारते हुए, तो उस वक्त ऐसे बातें निकलते के उसमें हंसी मजाक हाँ। हो जाता। अब कल रात में हम लोग सलीम साहब, हमारे कारपोरेटर साहब, उन लोग आप सब मिल के एक दावत में से आ रहे थे। एक वाक़या मौज़म भाई का याद आया कि मौज़म भाई ऐसा वो करे थे, बोल के सब जने एक बोले क्या हंसना, एक हंसी रात में गाड़ी में बैठ के सब। तो अच्छा, वैसे खाली बैठे वक्त पुराने यादें जो भी है जी, हंसी मजाक करते बैठ जाते, बस और क्या, तो इससे थोड़ा बहाली आ जाती। बहाली आ जाती। और मोमिन साहब, अपन ये देखते आ रहे कि हर इलेक्शन में इतने टर्म्स हुए यहाँ पे, पोलिंग परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं रहा जितना एक्सपेक्ट करते अपन। 50 के भी कम रहता कहीं कहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 50% से भी। तो ये पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पब्लिक जिस वक्त हम छोटे थे, जिस वक्त हम पोलिंग बूथ को संभालते थे जी, उस वक्त सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन वैसी साहब जिस वक्त जो एरिया से गुजर जाते हैं पोलिंग स्टेशन के सामने से खाली सलाम करते हुए, तो 90%, 95% पोलिंग हुआ करती थी। 95%। बाज़ जगहों के ऊपर तो सालार खुद आके बोलते थे कि इजाज़त फिर रीपोलिंग का होता, क्यों कर रहे हैं। तो जब कौम के अंदर जज्बा, ख़ास तौर से ख़वातीन जो है, हम लाइनों में देखते थे, बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई रहती थी, वोट डालते थे। लेकिन अब ये हो चुका है कि बिल्कुल ख़ास तौर से नौजवान बच्चे ये समझ रहे हैं कि बस इलेक्शन आ गया है तो जलसों में तो रह रहे हैं, पैदल दौरों में रह रहे हैं, सब रह रहे हैं, लेकिन आइन पोलिंग के दिन जो है क्रिकेट खेलने के लिए चले जा रहे हैं या पिकनिक के लिए चले जा रहे हैं। तो मैं उनसे कहूँगा कि हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर है, हमारा अव्वलिन फरीज़ा है कि हम घर से हम निकले, सबसे पहले अपना वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा हक़ रायदही है, हम हिंदुस्तानी है। तो लिहाजा मैं नौजवानों से भी गुजारिश करूँगा कि उस दिन 13 मई के दिन आप घरों से जब निकलेंगे तो इंशाअल्लाह ताला पोलिंग बूथ का रुख करके आप लोग वोट डालकर कहीं पर भी जाना है तो जाएं। एक दिन जी, आप जमहूरियत को मजबूत करने के लिए दीजिए, ये अच्छा, यही मेरा मैसेज है जी। और नौजवान जो पॉलिटिक्स में आना चाह रहे हैं उनके लिए आपकी क्या राय, क्या मशवरा है? बिल्कुल हमारा यही मशवरा है कि हर नौजवान सियासत में आना चाहिए, क्योंकि उनको अभी से अगर जमात में पार्टी से जुड़ के अगर वो काम करते हैं तो आगे चल के, अब जैसे जैसे जिसकी भी उम्र होते जा रही है तो रिटायरमेंट की तरफ जाएंगे, तो हमको नए बच्चों को तैयार करना है। जी,
उनके लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग पार्टी में आइए, जमात से जुड़कर आप काम करिए। इंशाअल्लाह ताला जमात आपकी है। हम उनको, आज के नौजवानों को नहीं मालूम है कि क्या हालात थे, आज हम किस हाल में है। हर 4 दिन में कर्फ्यू हुआ करता था, फसादात हुआ करते थे, तो कई मुश्किलात शहर के अंदर हुआ करते थे उस वक़्त, लेकिन आज वो हालात अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल कर लिया गया है। तो नौजवानों को चीज़ें नहीं मालूम है, तो लिहाजा मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप लोग पार्टी में आइए, जमात के वास्ते काम करिए। आज एक नौजवान क़ियादत असदुद्दीन साहब की सदारत में पार्टी को चलाया जा रहा है, तो लिहाजा मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि जो लोग दूर रहकर तनकीद करते हैं वो आप जमात में आकर जमात के काम को देखिए, देखकर आप पार्टी के अंदर आइए। मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा। और एक मुबीन साहब, थोड़ा फ़नी टोन पे, थोड़ा लाइटर टोन पे क्वेश्चन ये, जैसे कि अब कोई ऑफिस में है तो उनके कोई बेस्ट फ्रेंड्स रहते हैं, स्कूल या कॉलेज में है तो बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, जहाँ पे भी काम कर रहे पढ़ रहे हैं। आपके ये MLAs या MLAs एग्जिस्टिंग, इसमें आपके ख़ास दोस्त कौन है आपके? अब हमारे में ख़ास दोस्त देखिए, अब कौसम मोहद्दीन साहब है मेरे जी, बहुत पुराने। जो जब से हम तकरीबन 2002 से लेके आज 20-22 साल का बड़ा अरसा हो चुका है उनके साथ उठना बैठना, हंसी मजाक। यानी कि हम एक वक्त वाक़या है कि हम करनूल के अंदर अकबरुद्दीन साहब का जलसा था, उस वक़्त हम लोग कौसर मोहद्दीन साहब को, मेरे को, हमारे दूध बड़ी कारपोरेटर साहब सलीम साहब को वहाँ पे भेजे थे इंतज़ामात के लिए। तो जाके हम इंतज़ामात करने के बाद में जो है आते वक्त जो है उनका बैग खोल के उनकी लुंगी को वो नदी के अंदर फेंक दिया हम लोग। कौसर भाई की, अरे तुम ये क्या करे हुए? अरे घर में हमारे लड़ाई होती हुई, ये गैर दूरी के तुम उठा के लुंगी फेंक दिए। तो ऐसे वाक़यात भी हुए सो है हंसी मजाक के अंदर। तो लिहाजा बस, तो उसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में एक करनूल के अंदर बहुत बड़ा तूफान आके फ्लड आया था, देखिए। जी हाँ। तो हम कौसर भाई को आज भी सताते, तुम्हारी एक लुंगी का करिश्मा करनूल के अंदर जो है इतना बड़ा तूफान आके कई घर के अंदर वो हो गए। तो अभी भी वाह, तो हंसी मजाक के अंदर के बातें चलते रहते, अभी भी हम उनको सताते। अच्छा कौसर भाई को अपना हालात था अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अपनी और मुबीन साहब, जैसे कि अपन देखे, हाल की बात है कि अमित शाह भी आके अलियाबाद एरिया में जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का एक डिवीज़न है वहाँ पे आके कैंपेनिंग करके गए, साथ में पूरे बीजेपी प्रेसिडेंट और दूसरे अलग जो भी अपने पॉलिटिकल अपोजिशन है सबके साथ। तो ये दौरे को आप कैसा रिएक्शन देते हैं आप? देखिए, अब अमित शाह साहब आए, मोदी साहब भी आके गए, उससे पहले सुने यहाँ की आवाम जानती कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है, जो खाली मजलिस के ऊपर इल्ज़ामात, ये मुसलमानों की जमात है, ये फलां है, ऐसा करने की कोशिश करते हैं, मगर यहाँ का मुसलमान, हिंदू और मुसलमान दोनों मिलके रहना चाहते हैं। और ये लोग जो है फ़िरक़े वाराना मुनाफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू वोट को एक जगह करने के लिए। तो लिहाजा यहाँ का हिंदू और मुसलमान दोनों ये जानता है कि सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी की तरक्की कर सकती। और जो इल्ज़ामात मजलिस के ऊपर लगाते हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि 86 के अंदर जो है, जब पहली बार मजलिस का कब्ज़ा हुआ था बल्दिया के ऊपर, जब MCH था जब, तो सबसे पहला मेयर किसको बनाए? एक दलित जनाब प्रकाश राव साहब को बनाए। इस तरीके से आलम अली पोचाए को बनाए, सत्यनारायण साहब को बनाए, 3 मेयर बनाए गए उस वक्त, 2 डिप्टी मेयर, शिवराज साहब को और हनुमंतु साहब को। एक टर्म के अंदर हर साल में एक मेयर बनता था जब, एवरी ईयर। तो 3 मेयर दलित भाइयों को दिए, 2 डिप्टी मेयर दिए। तो जो इल्ज़ामात लगाते हैं, अब उनको देख लेना चाहिए। इतने बड़े बड़े होदों के ऊपर सबकी नज़रें थी हैदराबाद की, उसके ऊपर, मगर सालार जो है इतना बड़ा फैसला लिए कि प्रकाश राव को मेयर बनाए। तो इस चीज़ के ऊपर भी देखना है।
सवालों का सिलसिला ख़त्म करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।